हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु, जहां हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 18 मार्च को होने वाले पेपर की तैयारी की। और पेपर की तैयारी करने के लिए हर एक चैप्टर जरूरी है और हर एक चैप्टर के वो टॉपिक्स और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। पहले चैप्टर की बात कर चुके, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से रिलेटेड आपको एग्जाम में करीब 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिलेगा। इसका वेटेज 6 मार्क्स तक का, 6 to 8, ठीक है, 6 से कम नहीं आएगा, 8 से ज्यादा हो रहा नहीं है। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे हैं जो कंटिन्यू आए हुए हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको 2022 से लेके 2025 तक एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन बताऊंगा, एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन जो 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में पूछे गए उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में बेसिकली इसके 3 पार्ट है, मनी, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। और तीनों में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर चलो शुरुआत करते हैं क्लास की, जहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करना है बार्टर सिस्टम के। What do you mean by the barter system? Barter system is the system where the goods and services are exchanged directly with two person. दो लोग होते हैं, that is person A and that is person B। जब दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों ही एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज करने के लिए तैयार होते हैं, तो दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। क्योंकि गुड्स यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी होता है, तो दिस इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। एमसीक्यूज में आ सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सीसी इकोनॉमी? बार्टर सिस्टम की इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी कहते हैं, दैट इज कमोडिटी टू कमोडिटी, क्योंकि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस को डायरेक्टली आपस में एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ए को राइस चाहिए और बी के पास राइस है, बी को क्लॉथ चाहिए और ए के पास क्लॉथ है, तो यहां पर ये आपस में ही राइस और बीट का क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। सो दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे ये बार्टर सिस्टम धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। सो देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला ड्रॉबैक है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां दो लोगों का ऐसा होना कि दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत की चीजें हो एंड बोथ आर रेडी टू एक्सचेंज, दोनों ही एक्सचेंज, और ये होना बहुत पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्योंकि गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज होता था, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉमन मेजर नहीं था तो मेजर कर सके कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ को कितने मीटर क्लॉथ और कितना क्लॉथ कितने राइस के बदले में एक्सचेंज होगा, कोई भी सटीक मेजर नहीं था। अगर एक गांव ने कोई मेजर बना लिया तो दूसरे गांव में वो अलग था, तीसरे गांव में अलग था। इसका मतलब ये होता है कॉमन मेजर की बहुत ज्यादा कमी थी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टोरेज वैल्यू। गुड्स को कब तक बचा के रखोगे? तो अगर फ्यूचर के लिए कोई चीज यूज करना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेव अवर गुड्स फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस, सो ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। आप कुछ भी उधार यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। आज लोग मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास राइस नहीं है लेकिन आपको क्लॉथ की जरूरत, आपने कहा कि भाई क्लॉथ मुझे दे दे, जब राइस पैदा होगा मैं आपको दे दूंगा, तो क्या नहीं भैया कुछ दो तभी आपको कुछ मिलेगा। डायरेक्ट एक्सेस था, आप उधार लेन देन कर ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, एक जगह पर दूसरे करना, उसकी बहुत प्रॉब्लम थी। दीज आर द बेसिक ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ बार्टर मनी। बार्टर सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स थी, उस ड्रॉबैक्स को दूर करते करते मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो मनी को किसने इन्वेंट नहीं किया, मनी को किसने डिस्कवर नहीं किया, मनी का इवोल्यूशन हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ मनी, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी, एक पार्टिकुलर प्रोसेस से हुआ। सो व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। वो सब कुछ मनी वो है जहां लोग एज ए मीडियम एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं और जिससे किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मनी। जब हम फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ मनी को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, दैट इज मेन फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं प्राइमरी फंक्शंस। देयर आर टू प्राइमरी फंक्शंस। नंबर 1 मीडियम एक्सचेंज, दैट इज मनी इज यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जो मनी है, मनी का यूज गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने के लिए किया जाता है, सेल करने के लिए किया जाता है। उधर ही इसका दूसरा काम होता है इसके साथ साथ मेजर ऑफ वैल्यू इन यूनिट ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स बाय द यूज ऑफ मनी, किसी भी चीज की मनी को वैल्यू को मेजर किया जाता है। आज के टाइम में हर एक चीज का प्राइस फिक्स है। एक पेन है 5 रुपीज का, एक क्लॉथ है 100 रुपीज का, जो भी हो प्राइस फिक्स है, बिकॉज मनी ने हर एक चीज को मेजर करने की जो है स्ट्रेंथ
प्रोवाइड किया है और मनी से हर एक चीज की वैल्यू तय होती है। सो मनी ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड दिया है ताकि हर एक चीज को वैल्यू को हम मेजर कर सके। तो प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ मनी के 3 सेकेंडरी फंक्शन भी है, जैसे स्टोरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट और ट्रांसफर वैल्यू, जो वाटर सिस्टम में नहीं हो रहा था। आज हम अपनी इनकम को फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। आपके पास इनकम का एक बड़ा सोर्स आप फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हैं, क्योंकि मनी है, मनी की वैल्यू फ्यूचर तक स्टेबल रहती है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो आज अगर जो 1 लाख जमा करके रखोगे, फ्यूचर में भी 1 लाख ही रहेगा। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट मींस, स्टैंडर्ड डिफर्ड ये बताता है कि हम कोई भी चीज उधार में ईएमआई के थ्रू, जैसे हमें कार चाहिए, कार हमने ईएमआई की बेस पे खरीद लिया। फॉर एग्जांपल हमें मोबाइल खरीदना, ईएमआई पे खरीद लिया, आज खरीद लिया, सामान यूज कर लिया, फ्यूचर में पेमेंट करते रहे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी को जब चाहे जैसे चाहे कहीं पर भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, प्लेस टू प्लेस, हैंड टू हैंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ मनी कुछ कंटीजेंट फंक्शन भी कहता है, मतलब तुरंत होने वाले। मनी का यूज क्रेडिट फैसिलिटी के लिए होता है, मनी नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इकोनॉमी को डिवाइड करता है, पुअर एंड रिच के बीच में गैप पैदा करता है, बहुत सारा काम मनी करता है। दैट इज फंक्शन ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फंक्शन ऑफ मनी की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज मनी सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी सप्लाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? मनी सप्लाई मीन्स, मनी सप्लाई refers to the total stock of money held by the public in an economy at a particular point in time। एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम लोगों के पास जितना भी पैसा है, लोगों के पास जितना भी इनकम है, जो फ्यूचर के लिए वो यूज कर, सॉरी, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो यूज करते हैं, चाहे वो कैश हो, दैट मीन्स नोट हो, चाहे वो कॉइन्स हो, जो भी हो, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। दैट मीन्स ये कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि जैसे मान लिया आज के टाइम में, जैसे आज जो भी डेट है, आज की डेट में इकोनॉमी में कितना पैसा है, तो लोगों के पास जितना भी कैश है, नोट है, उसकी काउंटिंग की जाएगी, तो टोटल मेजर जो होता है दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में पब्लिक का पैसा इंक्लूड करता है, बैंक में जो पैसा होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। सो वी कैन से देयर आर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ने मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 मेजर बनाया, दैट इज M1, जिसको हम नैनो मनी बोलते हैं। इसके अंदर 3 चीज शामिल होती है, दैट इज करेंसी विद पब्लिक C प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, दैट इज DD प्लस OD। सो यहाँ पर M1 में 3 चीजें लेते हैं कि लोगों के पास हाथ में कितना पैसा है, चाहे कैश हो, चाहे वो नोट हो या कॉइन्स हो, लोगों का बैंक में कितना डिमांड डिपॉजिट है, मतलब सेविंग और करंट में कितना पैसा जमा है, और साथ ही साथ अलग अलग इंस्टीट्यूट का आरबीआई में कितना पैसा जमा है, तीनों की मिला के बनता है M1। और इसको मोस्ट लिक्विड मेजर कहा जाता है कि इसको जब से लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया सकता है। नेक्स्ट इज M2। M1 में M2 में M1 के तीनों आते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, इसमें सारा जाता है। जब M3 की बात करते हैं, इसको ब्रॉड मनी भी कहते हैं। M3 में M1 के सारे आते हैं प्लस टाइम डिपॉजिट कहा जाता है, एंड ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला आइटम होता है इंडिया में। और जो M4 है, इसमें M3 के सभी होते हैं और प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये 4 मनी सप्लाई जो आपको याद रखना पड़ेगा। मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन और कमर्शियल बैंक को भैया रट्टा मान लो। ये रट्टा इसलिए मारने के लिए बोल रहा हूं कि एग्जाम में ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एग्जांपल दे दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक क्रिएट एडिशनल मनी थ्रू द लैंडिंग। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां कंट्री की जो कमर्शियल बैंक होता है, लोगों को लैंड करते, उधार देते हुए क्रेडिट क्रिएट करता है। वो मान लो इकोनॉमी में 10,000 रुपए जमा है, तो 10,000 रुपए को लोन दे दे के वो 1 लाख में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10,000 रुपीज को 1 लाख रुपीज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। और ये क्रिएशन होते हैं, इसकी कुछ स्टेप्स होते हैं, और इस स्टेप में काम करता है LRR। क्या काम करता है? LRR। क्योंकि जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के होता है, उस डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, दैट इज नोन एज LRR। मान लो LRR 20% है। इसका मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक कितना पैसा
बैंक के पास आरबीआई जमा कितना पैसा लोन दे सकता है। मान लो एक इकोनॉमी में 10,000 रुपीज जमा हो रहा है, तो इसका मतलब होता है इसका 2,000 रुपीज चला जाएगा आरबीआई के पास, सॉरी 200 रुपीज चला जाएगा आरबीआई के पास, बचा 800 इसी को लैंड दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। एक टाइम के बाद जब हम बात करेंगे टोटल क्रेडिट की, कितना क्रेडिट हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाई बाई इनिशियल डिपॉजिट की सबसे पहले कितना पैसा जमा हुआ था और के कितना है। तो यहाँ पर के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/LRR। जैसे यहाँ पर 20% है तो 1/20% दैट इज 100/20 दैट इज 15। मतलब एक इकोनॉमी में 5 गुना क्रेडिट हो सकता है। इकोनॉमी में 1,000 रुपीज जमा हुआ था, कमर्शियल बैंक इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 रुपीज का क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन क्या एक दिन में होता है? नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसा? ये प्रोसेस होता है यहाँ पर क्रेडिट करने का। सबसे पहले बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट आता है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं हम। यहाँ पर एक टेबल तैयार कर सकते हैं प्रोसेस का। यहाँ पर हो गया बैंक, यहाँ लिखेंगे हम इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पर हो गया LRR और यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट डिपॉजिट, ठीक है, ये बोरोइंग। अब बैंक ए में एट फर्स्ट 1,000 रुपीज जमा हो गया। सेंट्रल बैंक ने LRR बना रखा है 20%, मतलब 200 रुपीज सेंट्रल बैंक के पास चला गया, आरबीआई के पास, बचा 800 रुपये उधार ले। जिस बंदे ने उधार लिया वो तो खाने पीने के लिए उधार नहीं, काम के लिए, जो काम करने के लिए गया उस बैंक में वो पैसा जमा कर दिया 800 रुपये। बैंक बी ने 800 का 20% के 160 रुपये अपने पास आरबीआई के पास रख लिया और बाकी जो पैसा बचा 047 से बन गया 640 रुपये का उधार बांट दिया। फिर ये नेक्स्ट गया दूसरे बैंक में 640 रुपये और इसका फिर 20% कट गया, दैट इज 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। और जो बचा हुआ पैसा है कितना, ये हो गया 512 रुपये, ये उधार चला गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब ये कितना ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जब तक ये जीरो ना है तो लास्ट में इस प्रोसेस का अगर टोटल करते जीरो होने के बाद तो यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट हमारा बन जाता है 5,000, ठीक है। कितना क्रेडिट करने के लिए क्या था 5,000, ये 5,000 बन जाता है। आरबीआई के पास चला जाता है 1,000, अब 4,000 का ये लोन बांट देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, जो 1,000 रुपए से इकोनॉमी में इतने पैसा क्रिएट कर देता है तो दैट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। और इस पूरे प्रोसेस में काम करता है एक फार्मूला, दैट इज, एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला यहाँ पर है के इक्वल टू LRR। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे क्रेडिट मल्टीप्लायर का फार्मूला ये होता है 1/RR, दैट इज प्लस के। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, इन एन इकोनॉमी इफ इनिशियल डिपॉजिट is rupees 1,000 rupees and LRR is 50%, तो फाइनल क्रेडिट क्रिएशन। तो सेम LRR से सबसे पहले के निकालेंगे, के इक्वल टू 1/LRR इक्वल टू 1/50%, परसेंट हटा देंगे तो ये 100/50, दिस वन इज 2। तो ऐसे में फाइनल क्रेडिट क्रिएशन निकालेंगे, फाइनल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, के 2 है और इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया 1,000, तो टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा 2,000। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकता है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर प्रोसेस पूछा जाएगा। प्रोसेस हो गया तो आपको ये बताना है, प्रोसेस में आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। खाली कैलकुलेशन आता है तो यू हैव टू शो दिस कैलकुलेशन, ओके। अब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व, कितना कैश रिजर्व है, जितना ज्यादा कैश रिजर्व होगा उतना क्रेडिट कम होगा। CRR जितना ज्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा। लोगों की हैबिट क्या है, लोग सेव करना चाहते हैं या फिर कंज्यूम, लोग जितना ज्यादा कंजप्शन करेंगे, खर्च करेंगे, उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा। और डिमांड ऑफ लोन जितना ज्यादा होगा उतना भी क्रेडिट भी ज्यादा होगा। ये सब बातें जो है क्रेडिट क्रिएशन को लिमिट करती हैं। नेक्स्ट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, RBI। इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ एक चीज और रखिएगा, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, दैट इज नोन एज मिस्टर संजीव मल्होत्रा।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संजीव मल्होत्रा जो है आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है। कुछ लोग जो है अभी भी शक्तिकांत दास का नाम लेते हैं, वो फॉर्मर थे, अब जो है चेंज हो गए। सो नाउ सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया और एनी वन कंट्री। किसी भी कंट्री का अपेक्स बैंक होता है जो उस पूरी कंट्री के जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। दैट इज एपेक्स इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है। तो ऐसे में एग्जाम में जरूरी है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो जब हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है इश्यू ऑफ करेंसी। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी है, वो उस कंट्री के लिए क्या करेंसी को इशू करे, मतलब ऑल द करेंसी नोट्स ऑफ इश्यूज बाय सेंट्रल बैंक। भारत में जितने भी नोट है, चाहे 5 रुपीज का नोट हो, चाहे 10 रुपीज का नोट हो, चाहे 20 रुपीज का नोट हो, 50 रुपीज का नोट हो, 100 रुपीज का नोट हो, 200 का हो, 500 का ना हो, मैक्सिमम हो, तो ये सारे नोट आरबीआई के थ्रू यूज किए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन है हु इश्यूज कॉइन्स। तो कॉइन की बात होती है, सारे कॉइन इशू किया जाता है सेंट्रल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहां पर सेकंड जो फंक्शन है दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में भी कमर्शियल सेंट्रल बैंक काम करता है। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट है, जितना भी लेन देन है, जितना भी पैसा आता है, जितना भी पैसा जाता है, ऑल द रिसीविंग एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। उन गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। एज ए जैसे नॉर्मल बैंक हमारे लिए काम करता है, तो सेंट्रल बैंक उसी तरह से कमर्शियल बैंक, उनको जितना भी एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो सेंट्रल बैंक ही फाइनेंशियल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। तो एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। बैंक्स, बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक सारे बैंकों का भी बैंक होता है। सारे बैंकों के पैसे सेंट्रल बैंक में जमा होता है। जब उनको पैसे चाहिए सेंट्रल बैंक से आते हैं, लोन चाहिए सेंट्रल बैंक से प्रोवाइड किया जाता है। सारी गाइडलाइन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक को जमा करना पड़ता है। सो हियर द की कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक गिव लोन टू द बैंक, दैट इज नोन एज बैंकर्स बैंक और बैंक ऑफ बैंक्स। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएट होता है बाय द कमर्शियल, उसको कंट्रोल, जहां बढ़ाने की जरूरत होता है तो बढ़ाया जाता है, जहां पर जो है क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत होती है वहां पर कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके अलावा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। इसमें एक चीज है, एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँ, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये भी सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है सेंट्रल बैंक अगर लोगों का कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट को अपने पास रखती है तो उनका ये मोरल ड्यूटी बनता है, व्हेन द कमर्शियल बैंक हैज नॉट एबल टू कलेक्ट द फंड देयर टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव एट दैट टाइम, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड द फंड टू द कमर्शियल बैंक एज अ लास्ट रिसोर्ट। जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो सेंट्रल बैंक ही है जो कमर्शियल बैंक को प्रॉपर फंड प्रोवाइड करता है और करना पड़ता है। और लास्ट क्लियरिंग हाउसिंग फैसिलिटी, हालांकि इसके बारे में एग्जाम में कम पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट इज मेथड्स टू कंट्रोल क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में जो क्रेडिट कंट्रोल है, अब क्रेडिट कंट्रोल क्या क्यों करता है, तो यहां पर बात होती है जो कमर्शियल बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो जब क्रेडिट क्रिएट होते हैं ना, इससे दो प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी जो मनी सप्लाई है, कभी कभी होता है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इससे इकोनॉमी का जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाता है सप्लाई के कंपैरिजन में। तो ऐसे में इकोनॉमी में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या आता है, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। तो इकोनॉमी में चीजों के दाम बढ़ जाता है, इट इंक्रीज द प्राइस, प्राइस को क्या कर देता है, ये हाई करने लग जाता है। तो चीजें महंगी होने लगती है तो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो सेंट्रल बैंक इस सिचुएशन को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। जबकि उसका उल्टा, कभी कभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई, कभी कभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। लोगों के पास डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है। और ऐसे में लोगों की डिमांड जो है सप्लाई की वजह से कम हो जाती है
और ये इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन लेके आता है। और डिप्रेशन में जो चीजों का जो प्राइस होता है वो लो हो जाता है, लोगों को घाटा हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आने लग जाता है। और इस सिचुएशन को सुधार करने के लिए सेंट्रल बैंक को आना पड़ता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है, इस चीज को सही करने के लिए सेंट्रल बैंक को बीच में आते हैं, और सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसी लेके आती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को दो टूल में बांटा जाता है, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, दैट इज जनरल टूल्स, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड्स। जब क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं, इसमें बैंक रेट पॉलिसी है, रेपो रेट पॉलिसी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट होता है एट द रेट विच आरबीआई लेंड टू द बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। जहां आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, तो उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। तो अगर क्रेडिट को डिक्रीज करना है, मतलब इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन हो, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और वहीं पर क्रेडिट को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। जब हमारा बैंक रेट, हमारा क्रेडिट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, तो बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है, डाउन किया जाता है इकोनॉमी में जब डिफ्लेशन होता है। इसका मतलब ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन में होता है और ये डिफ्लेशन की सिचुएशन में होता है, राइट। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो यहां पर भी सेम है, अगर मनी सप्लाई को अगर डिक्रीज करना हो, ठीक है ना, डिक्रीज करना है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना हो तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। ये आपका मतलब होता है बढ़ाना, नीचे का मतलब होता है घटाना। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का काम करती है। इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना हो तो बाईबैक कर लिया जाता है सिक्योरिटीज को, और मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो सिक्योरिटी को सेल कर दिया जाता है, ठीक है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो पोर्शन होता है जहां पर हर एक कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स पार्ट आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो कैश रिजर्व को, सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, और अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर दिया जाता है। लास्ट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो पोर्शन है जहां पर हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में अपने पास जमा करना पड़ता है, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो गोल्ड में हो सकता है, वो सिक्योरिटी में हो सकता है, ठीक है, वो आपका किसी भी तरह का जो है कोलेटरल में हो सकता है, लेकिन अपने पास रखना ही पड़ेगा, वो होता है एसएलआर। यहाँ पर भी सेम, क्रेडिट को इंक्रीज करना है, क्रेडिट को इकोनॉमी में कम करना है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो एसएलआर को डिक्रीज कर दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होता है, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलैटरल वैल्यू एंड लैंडिंग वैल्यू। मान लो इकोनॉमी में आप 1 लाख, बैंक में 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का गोल्ड देते हैं तो आपको लोन मिलता है केवल 75,000 रुपए का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 25,000, दिस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, और वहीं पर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा दिया जाता है। मोरल सॉल्यूशन का मतलब होता है लोगों को सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करती है, क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है, भाई ये आपकी मोरल ऑब्लिगेशंस है कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने लेवल पे कोई काम करें। फिर क्रेडिट राशनिंग, सेंट्रल बैंक हर एक कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देने की लिमिट तय करती है कि आपको इतना उधार दिया जाएगा, आपको इस कैटेगरी में इतना लोन दिया सकता है, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप किसको कितना लोन दे सकते हो। तो दैट इज नोन एज क्रेडिट राशनिंग एंड नेक्स्ट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, ठीक है। किसी किसी बैंक के साथ अलग अलग तरह के मेजर कर सकती है, पेनल्टी लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया सकता है, ये सब जो है क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर आता है। ओके, तो ये सारे आपके कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। और उससे पहले आपको ध्यान रखना है आपको कितने टॉपिक पढ़ना है, टोटल 6 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एक है फंक्शंस ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 और M3, क्रेडिट क्रिएशन। जैसे M1 ही हमारे कोर्स में ये अब है नहीं,
क्रेडिट क्रिएशन विद एग्जांपल, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स एंड रेपो रेट इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है रेपो रेट का? तो ये 6 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और इस चीज के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। नाउ अब हम बात करेंगे 2022 में कितने क्वेश्चन आए। मैंने कहा था कि 6 से लेके 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहां पर देखिए 3 तो एमसीक्यूज ही आया था 2022 में। पहला क्या था? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स टुगेदर आर नोन एज। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, लोगों के पास जो पैसा है, लोगों का बैंकों के पास जो पैसा है, उनको कंबाइन को क्या बोलते हैं? नैरो मनी, ब्रॉड मनी, हाई पावर मनी, टाइम डिपॉजिट क्या बोलते हैं उसको? लोगों का डिमांड और बैंक का जो पैसा होता है दैट इज नोन एज नैरो मनी। क्या बोलते हैं उसको? नैरो मनी। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है? मोरल सुएजन, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट। अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, रेपो रेट क्वांटिटेटिव है और ये सारे क्वालिटेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे देखिए 2022 में, सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज रेपो रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कब इंक्रीज करेगी? इंक्रीज मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस मनी सप्लाई, नो इफेक्ट मनी सप्लाई, इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। तो रेपो रेट को तब इंक्रीज किया जाता है तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट। और ये क्वेश्चन आए थे, और एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपको अगर 3 नंबर का ये है तो ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स पे आया होगा, 2 या 3 मार्क्स पे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज। तो फंक्शन ऑफ मनी, 2 ही मीडियम एक्सचेंज को एक्सप्लेन करना है, पक्का ये 1 मार्क्स में आया होगा। जो मीडियम एक्सचेंज क्या होता है? दूसरा है डिफाइन मनी सप्लाई, स्टेट इट्स कंपोनेंट, और ये पक्का 2 नंबर में आया होगा। मनी सप्लाई क्या है और मनी सप्लाई कंपोनेंट, देखिए ये क्वेश्चन है 2022 में आया था। ठीक है, तो आपको इसी तरह से जितने टॉपिक मैंने बताया उतने टॉपिक को ही अच्छे से रिवाइज करना है। तो गारंटेड है इस चैप्टर के 6 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। 2023 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 एमसीक्यूज यहाँ पर भी आए थे, 3 नंबर तो ये थे, और एक क्वेश्चन आया था, वो भी कौन सा? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मैंने कहा था ये क्वेश्चन अगर आता है तो पक्का ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का पूछा गया होगा, और ये आया होगा 3 नंबर का। ये तो 6 नंबर का पोर्शन था 2023 में। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड्स मेनली ऑन, कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट करते हैं वो किस पर डिपेंड है? कैश रिजर्व रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर या टैक्स। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है ना, कितना कैश रिजर्व होता है, बेसिकली इस पर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? इश्यू करेंसी नोट्स फंक्शन है, बैंकर गवर्नमेंट फंक्शन है, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, कमर्शियल बैंक है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही। फिक्सिंग बैंक रेट नहीं, तो इसका मतलब एक ही डायरेक्ट पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, बाकी इसके बारे में तो आपको पता ही हुआ है। तो लिखने का तरीका एग्जाम्पल के साथ होना चाहिए, ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट के होना चाहिए, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 2024 में आ गए, यहाँ पर आपके 2 एमसीक्यूज थे और एक केस बेस्ड क्वेश्चन था। 2 एमसीक्यूज मतलब 2 मार्क्स, इसका मतलब पक्का नीचे वाले दोनों क्वेश्चन हो गए आपके 2 मार्क्स के होंगे। चले फिर M3 इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ओनली करेंसी ओनली डिपार्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा बी कि M3 में M1 के सारे और टाइम डिपॉजिट आ जाता है RD, सॉरी FD। विद विच मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड द ब्रॉडेस्ट इंडिया। इंडिया में कौन सा है जो इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है? इंडिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ब्रॉडेस्ट की बात करते हैं वो है M4, क्योंकि इसमें M4 में सारे आ जाते हैं, इसमें M3 के सारे आ जाते, दैट इज हमारा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस सेविंग, उसके बाद FD आ जाता है, प्लस जो है पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ सारा पैसा इसके अंदर आ जाता है। तो M4 हो गया ब्रॉडेस्ट। किसमें क्वेश्चन आंसर थे, जिसमें पहला है नेम एनी वन क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय RBI। इसको पढ़ने के बाद RBI ने कौन सा क्वांटिटेटिव यूज किया जाता है वो पूछा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद वेरियस टूल्स रेगुलेट रेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन इज अडॉप्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स टू रिड्यूस द एक्सेस मनी सप्लाई। तो यहाँ पर कौन सा एक्सेस मनी को कंट्रोल करने के लिए RBI किसी एक को, चाहे आप बता दो बैंक रेट पॉलिसी बता दो, कोई भी एक एक्सप्लेन करना है और उसको क्या करना है एक्सप्लेन, या फिर रेपो रेट बता दो, ओपन मार्केट ऑप्शन बता दो, बता देना है। एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन रेपो रेट अफेक्ट्स मनी। तो एक्सप्लेन करना है
कि अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे मनी सप्लाई में क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले बताओ रेपो रेट क्या है। रेपो रेट इज द रेट वेयर द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। इफ द रेपो रेट इंक्रीज दैट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल आल्सो इंक्रीज दैट कमर्शियल बैंक provide loan to the public at a high rate of interest. That means it's directly affect the money supply. It reduce the money supply because public refuses high rate of interest. Okay, इसके बारे में 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट इज 2025 जो अभी पिछले साल ही हुआ था, अब 2026 का। अब 4 साल के पेपर देख के अंदाजा लगा सकते हैं आपका पेपर में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज की बात करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। 4 में से कोई एक क्वालिटेटिव है। बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट क्वांटिटेटिव है, सीआरआर क्वांटिटेटिव है। सो आवर राइट आंसर इज सी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच इज अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई। वो परसेंटेज जो आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है, एसएलआर अपने पास रखना पड़ता है। राइट आंसर इज सीआरआर। तो ये 2 ये आए थे 2 नंबर का। बाकी देखिए 2 स्टेट 2 फंक्शन ये पक्का 2 नंबर का है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन सीआरआर एसएलआर ये भी 2 मार्क्स का। 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2025 में आए थे। 26 में भी 6 नंबर तक के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये सारे आपको बताए गए, तो अच्छे से ये टॉपिक तैयार करना है। दोबारा बताते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा फोकस करना है। दैट इज रेपो रेट का क्या इफेक्ट होता है इंक्रीज और डिक्रीज होने का, मनी सप्लाई की सोर्स M1 M3, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ आरबीआई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मैथ टूल्स ऑफ आरबीआई, सीआरआर एंड एसएलआर। तो ये 6 टॉपिक आपको 100% तैयार करने हैं, क्योंकि 2022 से लेकर 2025 तक आपको इन 6 टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसा लगा आपको क्लास का ये चैप्टर आपके लिए अब इजी हो गया? क्या इन चैप्टर के सारे टॉपिक आपको पता चल गए? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है तो शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में भी, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरा स्ट्रेंथ है। थैंक यू एंड बाय।